दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार गांव के जमींदार जाने माने गंगाराम पटेल और उनके गांव का एक मजदूर बुलाखीराम नाई काशी यात्रा पर निकले। बुलाखी नाई ने बड़ी शर्त रखी पटेल जी के सामने, अगर आप मेरे संशय और सवाल दूर नहीं कर पाए तो मैं वापस चला आऊंगा। पटेल जी ने उसकी बात खुशी खुशी मान ली। वे दोनों प्रतापगढ़ नामक नगर में पहुंचे। दोनों को शाम हो गई थी। पटेल जी ने बुलाखी को पैसे देकर खाने का सामान लाने कहा और बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर, घोड़ों को दाना पानी खिला। कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहां से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह वीरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर वीरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक, राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं, आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था, अतः अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाईं, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय। राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाईं कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः
वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाईं, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था, अतः एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बज उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई माया महल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहां सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह माया महल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं मय दानव की पुत्री हूं। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। अतः उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूं और रात के समय यहां आ जाती हूं। दानव कन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानव कन्या को बताया। सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहां जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाकी राम की ओर उछाल दिया। अरे, ये क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको। बुलाकी चिल्लाया, मुझे खांसी उठाएगी। पटेल मुस्कुराए और बोले, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, ये बता कैसी लग रही है ये कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प। बुलाकी बोला, आप कहानी जारी रखिए। बुलाकी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है, अतः
मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूं कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाकी। जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है, अतः जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूं। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट ना आ जाए। दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानव कन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे, तो यहां का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाकी राम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानव कन्या दानेशी थी, और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब चादर लंबी तानकर सो जाओ, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दानव कन्या की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।